जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये जो आपका ऐप है दोस्तों, इसको आप लोग डाउनलोड कर लें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर कैडर या फिर दोस्तों आप हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। बढ़िया सा अभी ऑफर चल रहा है हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में पढ़ने के लिए। 1200 में 12 महीने के लिए 10 तारीख तक है। नाम मात्र की फीस इसमें आपकी लग रही है कि आपको 1200 में 12 महीने दोस्तों पढ़ने को मिल रहा है। 15 तारीख से 15 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपको शुरुआत से पढ़ाया जाएगा, हिंदी भाषा से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप इस बैच में दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं जितने भी हमारे साथी हैं। और आपको अगर नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, घर पर ही नोट्स मंगवाना है, तो आप घर पर नोट्स मंगवा सकते हैं। संपर्क कर सकते हो 9098609291 पर। बहुत ही शानदार नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, मैंने खुद बनाए हैं और जगह जगह आपकी दोस्तों आवश्यक ट्रिक भी वहां पर बनाई है, यानी कि ये जो नोट्स हैं आपके ट्रिकी नोट्स से महत्वपूर्ण ट्रिकों का भी दोस्तों समावेश उसमें किया गया है। ठीक है, तो जिनको भी ये नोट्स मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं। साथ ही आपके घर में एक सप्ताह में दोस्तों ये नोट्स पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आपको बताना एक सूनी नाव के रचनाकार कौन है, फटाक से बताइएगा जल्दी से। और एक बार लाइक भी कर दें, अपने मित्रों को शेयर भी कर दिया करो दोस्तों। ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है अपनी। तो एक सूनी नाव, ये इसके रचनाकार कौन है? एक सूनी नाव के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध है, रघुवीर सहाय है, धर्मवीर भारती है या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। एक सूनी नाव के रचनाकार कौन माने जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। सभी लोगों को बताना है, चयन करना है और शेयर भी कर देना है अपने मित्रों तक जल्दी से। और एक सूनी नाव, इसके जो रचनाकार हैं वो रचनाकार माने जाते हैं दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यानी कि आपका जो डी नंबर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है वो बिल्कुल। एक सूनी नाव से क्या करना है, बोले सर सर्वे करने जाना है, सर्वे। तो सर्वे से क्या बनेगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चीन की एक लोक कथा पर आधारित लंबी कविता कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 51 नंबर में बताना है कि चीन की एक लोक कथा पर आधारित एक लंबी कविता कौन सी है दोस्तों। लंबी कविता कौन सी है? राखी जी बताइए, ब्रजेश कुमार जी, मधुकर त्रिपाठी जी। और लाइक कर दें हमारे सभी साथी। चीन की एक लोक कथा पर आधारित लंबी कविता इत्तलम है, सात बीणा है, मिट्टी है या फिर विश्व प्रिया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया रविशंकर सिंह जी। 51 नंबर के क्वेश्चन में आपका सीधा आंसर जा रहा है यहां पर कि सर ये असाध्य बीणा लगा दो और इसके रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका रितेश जी, बी नंबर असाध्य बीणा हो जाएगा सही। और इसके रचनाकार कौन है? अरस्तु का काव्यशास्त्र, इसके रचनाकार कौन है? 52 नंबर का क्वेश्चन है। अरस्तु का काव्यशास्त्र बाबू गुलाब राय। डॉक्टर नामवार से हैं, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। अरस्तु का काव्यशास्त्र, इसके रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, 52 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दो। अरस्तु का काव्यशास्त्र, इसके रचनाकार कौन है? 52 नंबर के क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताएं अरस्तु का काव्यशास्त्र। राइट आंसर चला जाएगा कि सर डॉक्टर नगेंद्र लगा दो, यानी सी नंबर लगा दो। बिल्कुल सही बताया है नीतू गुप्ता जी, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। कविता के नए प्रतिमान, इसके लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान, इसके लेखक कौन है? 53 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे। जिन भी साथियों को 10,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज में भाग लेना है, प्रैक्टिस सीरीज लगानी है, 599 में 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस में आकर के। कविता के नए प्रतिमान, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र है, नामवार से हैं, डॉक्टर देवराज हैं या फिर रामविलास शर्मा हैं। और सभी लोगों ने पढ़ा है कि सर कविता किसी का नाम है, कविता किसी का नाम है, तो नाम से क्या बनेगा? नाम से बनेगा नामवार से हैं। यानी कि आपका जो उत्तर है बी नंबर आपका राइट आंसर हो। कविता किसी का नाम है तो कविता के नए प्रतिमान नामवार से की दोस्तों ये रचना है। ठीक है,
खालिक बारी ये किसकी रचना है? 54 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से बचाएंगे। खालिक बारी के रचनाकार कौन है? खालिक खलक हैं, रहीम है, अमीर खुसरो हैं या फिर अकबर हैं? खालिक बारी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। वीना जी बताइए, सुनीता जी, गीता जी, राइट आंसर क्या है 54 नंबर के क्वेश्चन में? और खालिक बारी ये किसकी रचना ये आपसे पूछा गया है, तब आपका राइट आंसर हो जाता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर ये बिल्कुल सही हो जाता है। खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है, सी नंबर आपका राइट आंसर है। वर्ण रत्नाकर की रचनाकार कौन है? वर्ण रत्नाकर, इसकी रचनाकार कौन है? 55 नंबर का क्वेश्चन। ज्योतिष ठाकुर है, नरपति नाल है, रोड़ा कवि हैं या फिर दामोदर पंडित हैं? वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। रचना लोधी जी, मधुकर त्रिपाठी जी, कबीर सिंह जी। वर्ण रत्नाकर ये बताना है इसके रचनाकार कौन है। लाइक कर देना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। जिन भी साथियों को दोस्तों नोट्स मंगवाना, हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स, वो अपने घर पर मंगवा सकते हैं। कई पुस्तकों का संकलन और बहुत ही बढ़िया व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाए गए हैं आप लोगों के लिए। वर्ण रत्नाकर इसके रचनाकार कौन है? तो बोले सर वर्ण हमें ज्योति में पढ़ना है। वर्ण काय में पढ़ोगे, अंधेरे में कि ज्योति में? बोले सर हम ज्योति में पढ़ेंगे। तो ये ज्योतिष ठाकुर यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया? पूर्व संस्करण कहा गया। और कामायनी के बारे में तो अपन पढ़ते हैं कि सर ये जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य रचना है। ठीक है, 1935 इसका रचना काल है, किसका? कामायनी का। ठीक है, इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 15 सर्ग हैं कामायनी में। ठीक है, ये भी आपको पता है। कामायनी महाकाव्य है, ये भी पता है। तो प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा जाता है? ये 56 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया और वो कहा जाता है दोस्तों उर्वशी। और उर्वशी का रचना काल क्या है? तो 1909। एक उर्वशी दिनकर की रचना है, लेकिन जो उर्वशी ये 1909 की रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये गद्य पद्य मिश्रित रचना मानी जाती है। कौन सी? उर्वशी। ठीक है, किसकी? प्रसाद की 1909 की रचना। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बादल राग के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बादल राग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 57 नंबर में। बताइए हितेंद्र जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनीता, नीतू जी, प्रेमांशु, सुनीता जी। बादल राग के रचनाकार कौन माने जाते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन है, 57 नंबर का क्वेश्चन है। बादल राग आपसे पूछा गया है, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? चयन करना है, सभी लोग बताएंगे। महादेवी वर्मा, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर पंत। तो सभी को पता है 57 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और आपका उत्तर यहां पर जा रहा है कि सर बादल राग। बादल का राग ही कैसा है? निराला है। बादल का राग आपने सुना होगा, जब बादल गरजते हैं तो वो बादल का राग कहलाता है। तो बादल का राग कैसा होता है? बोले सर बड़ा निराला होता है। निराला होता ना बादल का राग। कान बंद करने पड़ते हैं आपको। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? अपमान में कौन सा उपसर्ग है? सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें हमारे सभी साथी। 15 तारीख से हिंदी साहित्य का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको शुरुआत से पढ़ाया जाएगा दोस्तों। शुरुआत से यानी कि हिंदी भाषा से आपको पढ़ाया जाएगा। हिंदी की बोलियां, उपभाषाएं, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, एक एक बोली के बारे में। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये पूछा गया 58 नंबर में और आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर अप लगा दो, ए नंबर लगा दो। अपमान में अप शब्द जो है उपसर्ग है, ये नंबर आपका करेक्ट आंसर है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? 59 नंबर का क्वेश्चन। उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उ, उच्च, उत या फिर उच्च? बताओ, उपसर्ग पूछा गया 59 का क्वेश्चन। सभी लोग बताएंगे, शेयर भी कर दो हमारे सभी साथी। रोज 9 बजे ये क्लास होती है दोस्तों, रात्रि 9 बजे। ठीक है, तो उच्चारण शब्द में उपसर्ग आपको चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लाइक कर दो हमारे सभी साथी, जितने भी साथी हैं सभी साथी लाइक कर देना। उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो आपने बताया कि सर उत है। उत है यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। सी नंबर होता आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखो, भग्नदूत के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। भग्नदूत, भग गया दूत, भग गया क्या दूत? बताओ।
सीताराम जी, दिलसेद जी, बीना जी, कमलाकांत जी, सभी लोग बताएंगे। रितेश जी, भग्नदूत के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 60 नंबर के क्वेश्चन में आपका सीधा आंसर कहां जा रहा है? और उत्तर चला गया कि सर दारसू शर्मा जी बिल्कुल सही बताया कि डी नंबर लगा दो। भग्नदूत यानी कि जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सेवाग्राम की डायरी, इसके लेखक कौन है? सेवाग्राम की डायरी 61 नंबर का क्वेश्चन, इसके लेखक कौन है? दिनकर हैं, वियोगी हरि हैं, निर्मल वर्मा है या फिर श्री राम शर्मा है? सेवाग्राम की डायरी 61 नंबर का क्वेश्चन है, 61 में आपको बताना है, बताओ और शेयर भी कर दो जल्दी से। सेवाग्राम की डायरी के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए, बताइए पीहू जी, फटाफट से बताइए। हिंदी साहित्य तो सेम ही रहता है सब में। हिंदी साहित्य जिनको पढ़ना है वो दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। 10 तारीख तक आपको 1200 में 12 महीने हिंदी पढ़ाया जाएगा। 1200 में 12 महीने, देखो ये 1200 में 12 महीने आपके बच्चे की भी फीस नहीं होगी, ठीक है। आपको 12,000 लगते हैं 12 महीने के, 12,000, ठीक है। तो याद रख लेना 12,000 तो क्या है, लाखों रुपए लगते हैं आपको महीने पे, सालों पे। तो सेवाग्राम की डायरी आपसे पूछा है तो ये श्री राम शर्मा यानी कि डी नंबर आपका सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। कयामत का वर्णन जायसी की किस रचना में हुआ है? बताओ। जायसी की 62 नंबर का क्वेश्चन है, कयामत का वर्णन जायसी की किस रचना में हुआ है? आखिरी कलाम में, अकरावट में, पद्मावत में या फिर इनमें से कोई नहीं। कयामत का वर्णन जायसी की किस रचना में हुआ है? ये 62 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से एक बार बताइए और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए सभी साथी, ठीक है। तो यहां पर 62 नंबर का क्वेश्चन है और बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो यहां पर उत्तर आपका जा रहा है 62 नंबर में कि सर इनकी कयामत का वर्णन जिस रचना में है वो है कौन सी? आखिरी कलाम। कौन सी है? आखिरी कलाम, यानी ए नंबर। जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन है? तो वो रचना है आखिरी कलाम यानी ए नंबर सही है। महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। 63 नंबर में बताइए। 63 नंबर का क्वेश्चन है, सेवाग्राम की डायरी श्री राम शर्मा की है भैया, सेवाग्राम की डायरी। इसमें क्या देखिए, कौन बोल रहा है, दोबारा देखिए। कार्तिक जी 60 नंबर में क्या दिक्कत है? 60 नंबर में, 60 में भग्नदूत, भग्नदूत के रचनाकार कौन है? अज्ञे तो है भग्नदूत के, इसमें क्या दिक्कत है? सेवाग्राम की डायरी श्री राम शर्मा है, ठीक है। कयामत का वर्णन कयामत का आखिरी कलाम में होता है। महेश में कौन सी संधि है? 63 नंबर का क्वेश्चन है, 63 में। तो महाधन क्या हो जाएगा? ईश, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। महेश, महेश हो जाएगा, ठीक है। महाधन ईश, बी नंबर सही है, बहुत बढ़िया। मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य में 64 नंबर का क्वेश्चन है। मतैक्य में कौन सी संधि मानी जाती है? तनु जी बताएं। लाइक कर दीजिए जल्दी से, शेयर भी कर दिए सभी साथी बढ़िया से। मैंने कई बार आपको बढ़ाया भी है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने डी नंबर ही, पीहू डी नंबर है, अज्ञे जी की रचना है, ठीक है। अच्छा मैंने जयशंकर बोला था, कोई बात नहीं। अज्ञे माने जाते हैं भग्नदूत, भग्गया दूत क्या? अज्ञे, ठीक है। मतैक्य में कौन सी संधि है? ये आपसे पूछा गया। मतैक्य में, मतैक्य में आपको बताना है डी 64 नंबर में कौन सी संधि मतैक्य में। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सर जो मतैक्य है इसमें जो संधि हो जाएगी 64 नंबर में वो हो जाएगी कौन सी संधि? वृद्धि, वृद्धि हो जाएगी। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। डी नंबर राइट आंसर। लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है? लोग रामायण पढ़ते हैं इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएं कुरैशी जी, जल्दी से बताइए। प्रेम जी, विजय जी, कविता जी, कमलाकांत जी बताएं। बिंदुलता जी 65 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है, डी नंबर ही है, उसमें भग्नदूत है, कोई बात नहीं, निकल जाता कभी कभी मुंह से भग्नदूत, ठीक है। भग्गया का दूत मैंने आपको कई बार याद भी करवाया, बोले अज्ञे,
भग गया क्या दूत, बोले अज्ञे, पता नहीं, अज्ञे जी की है भग्नदूत। ठीक है, लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है, लोग रामायण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो कौन सी हो जाएगी, बोले सर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ए नंबर आपका सही है। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा दोस्तों पद प्रधान हो, प्रथम पद, उसे कौन सा समास कहेंगे। सबसे पहला तो यही है कि पहला पद अगर अव्यय हो तो कौन सा समास होगा, बताओ। आशा जी, हिना सिद्दीकी जी, कार्तिक जी बताइए। 66 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया 66 नंबर में। अगर प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो तो उसे क्या कहेंगे, वो कौन सा समास होगा, ये आपको चयन करना है। और जल्दी से शेयर भी कर दो हमारे सभी साथी। ये बी नंबर यानी अव्यय भाव समास हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अव्यय भाव समास। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, 67 नंबर का क्वेश्चन है। विशेषण और विशेष के योग से ब्रजेश जी, हरविंदर जी सभी लोग बताएंगे, सरबजोत जी, आशा जोशी जी, बिंदु लता जी, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, लाइक कर दो सभी साथी। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स अपने घर मंगवाना है, कई पुस्तकों का निचोड़ जिसमें किया गया दोस्तों, ठीक है, वो हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है जिसमें ट्रिकों का समावेश किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक बनाई गई हैं। ठीक है, ऐसे नोट्स अगर आपको मंगवाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं, एक सप्ताह में आपके घर नोट्स पहुंच जाएंगे। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, उत्तर चला जाता है सी नंबर यानी कि कर्मधारय समास। ठीक है, त्रिशूल किसका उपनाम है, 68 नंबर का क्वेश्चन है। त्रिशूल किसका उपनाम है, नाथुराम शर्मा शंकर का, सियाराम शरण गुप्त का, गया प्रसाद शुक्ल सनेही का, या फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण का। सभी लोग बताएं। रमा शर्मा जी बताएं क्या आंसर है। आशा जी, प्रमांशु जी, कमलाकांत जी, त्रिशूल किसका उपनाम है। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्कुल सही कहा था अभी किसी ने, माया राम जी ने, कि सर एक गरीबों की कोचिंग है। बिल्कुल सही बात है ना। आप देख रहे होंगे बड़े बड़े संस्थानों में जाओगे, 10,000, 15,000, 12,000, 8,000, 10,000 से कम फीस आपको नहीं लगने वाली। हिंदी साहित्य पढ़ने की बात करना, कहीं भी चले जाना, और जो ट्रिक सेल्फ स्टडी क्लासेस में बताई जाती है वो दुनिया की कोई भी कोचिंग में आपको नहीं बताई जाती दोस्तों। आपको याद नहीं करवाया जाता, सिर्फ आपको लिखवा दिया जाता है कि आप लिखिए, जितना भी है लिखिए, कॉपी में भर दीजिए और पढ़ते रहिए, ऐसा किया जाता है। आप देख लेना, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में जाकर के देख लेना, 10-10, 15-15 हजार लगा के भी आ जाना। ठीक है, तो त्रिशूल किसका उपनाम है, 68 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और 68 में आपका उत्तर है बुक्की सर, त्रिशूल तो गया। त्रिशूल तो गया, तो गया से क्या बनेगा, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। त्रिशूल तो गया, गया से गया प्रसाद शुक्ल सनेही हो जाएंगे, यानी कि सी नंबर आपका सही है। कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर। साहित्य सुधाकर दोस्तों उपाधियों से सम्मानित कवि कौन है, सम्मानित कवि कौन है, ये आपको बताना है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, नाथुराम शर्मा शंकर, ये बताना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। सभी लोग बताएंगे। कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर, इस उपाधि से किसको विभूषित किया गया। 69 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर बताना है दीपिका जी, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, 69 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और आपका उत्तर हो जाएगा कि कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु। अब यहां एक गड़बड़ हो जाता है, कई लोग यहां भारतेंदु आता है तो भारतेंदु लगा देते हैं, लेकिन याद रख लेना कविता कामनी कांत नाथुराम शर्मा शंकर, भारतेंदु प्रज्ञेंदु नाथुराम शर्मा शंकर, साहित्य सुधाकर नाथुराम शर्मा शंकर। बी नंबर सही हो जाएगा। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है, ये रचना पूछी जाती है। ये रचना दोस्तों आपको पता है रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 प्रमाणिक रचनाओं के आधार पर आदि काल को वीर गाथा काल दिया था। ठीक है, वीर गाथा काल नाम दिया था, और उन्होंने दोस्तों उन जो 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी थी, उन 12 प्रमाणिक रचनाओं में बीसलदेव रासो को भी स्थान दिया था। लेकिन बीसलदेव रासो को जो रचना है दोस्तों, वीर गाथात्मक रचना न मानकर इसे श्रृंगारिक रचना माना जाता है, श्रृंगार परक रचना माना जाता है आलोक हिंदी जी। ठीक है, और इस श्रृंगार परक जो रचना है वो किसकी है, बीसल 20 बोले सर नरपति, नरपति 20 नहीं होते बोले सर, 20 नहीं होते नरपति,
तो 20 से बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है, श्रृंगार परक रचना है, अजमेर के शासक से संबंधित। एक क्वेश्चन आता है कि अजमेर के शासक से संबंधित रचना कौन सी है, तो ये बीसल देव रासो है जो कि नरपति नाल की है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत बढ़िया, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। 71 नंबर का क्वेश्चन है। रश्मि पाठक जी बताइए, आनंद जी, आशा जी, सभी लोग बताएंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में बढ़िया तरीका है, अभी अच्छा मौका है एडमिशन लेने का। आपको 1200 में 12 महीने पढ़ाया जाएगा दोस्तों, 1200 में 12 महीने, ठीक है। और आपको अच्छा लगेगा और गारंटी है कि अगर आपको हिंदी साहित्य ऐसा लगता है कि पुस्तक उठाओ और अलग रख दो, अगर ऐसा महसूस होता है तो ऐसे व्यक्ति जरूर आए सेल्फ स्टडी क्लासेस में। जिनको हिंदी साहित्य सबसे खराब सब्जेक्ट लगता है, जिनको हिंदी साहित्य बोरिंग लगता है, वो ऐसे साथी तो जरूर आए सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में, ठीक है। उन साथियों के लिए जरूर मैं इंटरेस्ट ला दूंगा दोस्तों हिंदी साहित्य में, वो सभी साथी आए। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? 71 नंबर का क्वेश्चन है और 71 नंबर का क्वेश्चन है कि सर रामचंद्र शुक्ल ने कहा, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। सोनेट रचना के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों, सोनेट बताना है, जल्दी से बताइए। बोले सर आज हम नेट चलाते हैं, अपनी आंखों से चलाते हो ना, नेट चलाते हो, आंखों से देख देख करके नेट चलाते हो, ठीक है। आंखों से देख देख करके क्या चलाते हो? नेट चलाते हो, नेट। तो नेट से बनेगा सोनेट, और सोनेट रचना के लिए प्रसिद्ध हैं आलोक जी, बिल्कुल बात कर सकते, नंबर नीचे लिखा है, डायरेक्ट बात होगी हम ही से होगी, किसी और से नहीं होनी। सोनेट रचना के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो बोले सर त्रिलोचन है। सर आज नेट चलाते हैं, बोले सर आंखों से देख देख करके नेट चलाते, नेट की दुनिया है, यानी कि आपका जो बी नंबर है दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। नकैनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयोग हुआ है? नकैनवाद बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। सृष्टि जी, प्रेमांशु जी बताइए, खलनायक जी भी हैं, बहुत बढ़िया, बीनू जी, ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है। और पीहू जी बताइए, कमलाकांत जी बहुत बढ़िया, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर, बीनू पांडे जी बहुत बढ़िया, रितेश जी, पूनम जी, एसएम जी। नकैनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयोग हुआ है? 73 नंबर का क्वेश्चन है। और ये प्रयोगवादी के लिए, प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए दोस्तों एक नकैनवाद, वैसे इसका पर्याय प्रपद्यवाद माना जाता है, लेकिन नकैनवाद प्रयोगवाद के दोस्तों समकक्ष एक धारा चली थी, कौन सी? नकैनवाद, ठीक है, प्रयोगवाद के समकक्ष। वैसे नकैनवाद प्रबद्धवाद का पर्याय माना जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तब आप बी नंबर ही लगाएंगे। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल भी बताना है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त, इसका रचना काल क्या है? चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है ये भी आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। और एक बार बिल्कुल रश्मि पाठक जी, सभी लोग बताएंगे और लाइक करना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग बताओ यहां पर कि नकैनवाद इसका पर्यायवाची, ये चंद्रगुप्त जो नाटक है, ये नाटक आपको बताना है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? नायिका कौन है, इसका रचना काल भी आपको बताना है, मैंने याद भी करवाए हैं आपके। तो चंद्रगुप्त नाटक है, प्रसाद का नाटक है, ठीक है, इसकी नायिका आपको बताना है। तो कॉर्नेलिया इसकी नायिका है, कई बार पूछा गया, तो ये आपका सी नंबर तो सही हो जाता। रचना काल बताइए, इसका रचना काल क्या है नाटक का? चंद्रगुप्त का हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है दोस्तों। 75 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बताओ, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल भाभी शिक्षिका जी, बिल्कुल 1200 में 12 महीने के लिए है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बीनू पांडे जी बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपकी बिटिया को भी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो क्या माना जाता है, सभी लोग बताइए, बहुत बढ़िया। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है 75 नंबर के क्वेश्चन में, तो क्या माना जाता है? प्रिय प्रवास। इसका रचना काल भी बताइए प्रिय प्रवास का, ठीक है। ये अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का दोस्तों ये महाकाव्य है, 17 सर्गों का महाकाव्य है। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1965 में हुआ था, ठीक है। कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया था अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध को, जिनकी एक रचना है दोस्तों, प्रथम रचना है कृष्ण शतक, प्रथम रचना इनकी कृष्ण शतक मानी जाती है। इनकी एक रचना रस कलश मानी जाती है दोस्तों, जो रस कलश दोस्तों आपको पता है नायिका भेद संबंधी रचना मानी जाती है, किसकी? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की। और ये प्रिय प्रवास इसका रचना काल 1914 बताया है, जो बिल्कुल सही आंसर है। निराला कृत तुलसीदास हैं, क्या है बताओ?
तुलसीदास है तो क्या है, ये बताना है। कुरैशी जी बताइए, निराला कृत तुलसीदास आपको बताना है। मुक्तक काव्य है, गीति काव्य है, खंड काव्य है या फिर चंपू काव्य है। तुलसीदास एक रचना है निराला जी की, जो कि आप सभी को पता है। मुक्तिबोध एक रचना है दोस्तों ज्ञानेंद्र कुमार की, ठीक है। अब तुलसीदास एक इसकी रचना है और इसका काव्य रूप आपसे पूछा गया है। देखते हैं कौन कौन यहां पर सफल हो जाता है। और आपको यहां पर बताना भी है कि सर जो निराला की एक रचना है तुलसीदास, कई बार पूछी गई एक खंड काव्य है। सी नंबर करेक्ट आंसर है। गेहूं और गुलाब, उजली आग और कुटज निबंधों की रचयिता आपको देखना है, यहां पर क्रम से बताना है। गेहूं और गुलाब एक किसका है बताइए, उजली आग किसका है, कुटज किसका है, तो यहां पर आपको क्रम से लगाना है। बताओ, सभी लोग बताएंगे और सीधा सीधा आंसर है। और मैंने ट्रिक से भी आपको कई बार बताया है। पता है कौन कौन सही बता पा रहा है। ये प्रश्न क्रमांक अपना कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 77 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे कि सर गेहूं और गुलाब का क्या होता है, वृक्ष, वृक्ष होता है, तो यहां वृक्ष लगा दो। उजली आग कब दिखती है अपन को, बोले सर दिन में, रात में दिखती क्या, नहीं दिखती, तो दिन में से दिनकर लगा दो। कुटज कितने बार कुटे आप, बोले सर एक दो बार नहीं, हजारों बार कुटे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। सीधा सीधा तो है, यहां पर रचना स्वयं बोल रही है कि हमारी ट्रिक बना लो ऐसी। गेहूं और गुलाब का वृक्ष होता है तो राम वृक्ष बेनीपुरी। उजलती है आग कब, दिन में, तो दिनकर। कुटज हजारों बार कुटे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहां पर आता है उत्तर, छावर्ण किसके अंतर्गत आता है, छावर्ण किसके अंतर्गत आता है, मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या फिर तालव्य के अंतर्गत आता है। विकेश जी बताइए, विकास जी, कमलाकांत जी, सभी लोगों को बताना है। शेयर भी कर दिया करो, छोटे लाल यादव जी, सरोज जी, हेना जी, सिद्दीकी, छावर्ण ये किसके अंतर्गत आता है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। लाइक कर दिया, बेल आइकन को भी दबा दिया करो ताकि इंफॉर्मेशन आपके समय से पहुंचे आप तक। तो यहां पर 78 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर चला जाता है कि जो छा है सर ये संयुक्त वर्ण है। अब आपको बताना कि ये छा किसके संयोग से बनता है, किस किस के संयोग से बनता है, ये आपको बताना है। उसके बाद कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, 79 नंबर का क्वेश्चन है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ, सभी लोग बताएं। और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है, टिर्की नोट्स अपने घर पर मंगवाना है, वो घर पर मंगवा सकते हैं। जिन भी साथियों को दोस्तों ये आपके 1200 में 12 महीने में एडमिशन लेना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। और ये टिर्की नोट्स आप अपने घर मंगवा सकते हैं 1 सप्ताह में। तो जल्दी से बताइए, यहां पर आपका प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवित्री, कवयित्री, कवियत्री या फिर कवयित्री। तो बहुत सारे लोगों ने बता दिया, डी नंबर लगा दो सर, डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आकुंचन का विलोम क्या होगा, आकुंचन का विलोम क्या होगा, सभी लोग बताएं उत्तर क्या हो जाएगा। अच्छा, ऊपर हो जाता है प्रश्न ज्यादा, ठीक है, बीच में आ जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है, 80 में आपको चयन करना है आकुंचन का दोस्तों विलोम क्या होगा। देखते हैं कौन कौन बता रहा, संकुंचन, प्रसारण, विमोचन या फिर विशेष। इस प्रकार के विलोम आपसे पूछे जाते हैं जो कभी कभी माइंड में सेट नहीं होते हैं। 80 नंबर के क्वेश्चन में बहुत सारे लोग यहां पर गलत बताएंगे। कौन कौन गलत बता रहा है वो ही देख रहा हूं मैं। तो देखो, ज्योति जी और बता दो, और बताओ, बहुत बढ़िया, अनिल तिवारी जी और बता दो भैया। जिन्होंने नहीं पढ़ा ना वो तो 100% गलत ही बताएंगे, लेकिन यहां पर 60 और 50% का आंकड़ा देखो, ये नंबर लाइन से बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। संकुंचन बता रहे हैं सब लोग, यही कह, इसलिए कहते प्रैक्टिस करिए। सोनू जी बिल्कुल सही बताया आपने, है ना। आपका उत्तर हो जाएगा आकुंचन का विलोम होता है दोस्तों प्रसारण। क्या होता है, प्रसारण होता है। देखो संकुंचन लगा रहे हैं कमलाकांत जी, मैं इसलिए तो बोलता हूं कि प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस। तो यहां पर आपका बी नंबर प्रसारण सही होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा ना वो गलत करेंगे 101%। ऐसे विलोम आते हैं आपके पेपर में,
जो आप गलत करके ही आएंगे। आपको ये संकुंचन लग रहा है, 100% लग रहा है आपको कि यही है उत्तर, लेकिन आपका उत्तर ये है प्रसारण। आकुंचन का प्रसारण होता है, बी नंबर आपका सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? मैंने आपको बताया और ऐसे विलोम शब्द मैंने आपको पढ़ाए हैं, पूरे ऐसा ही विलोम शब्द पढ़ाए हैं। जरा विलोम शब्द में जाकर के देखिएगा, विलोम शब्द ऐसे ही विलोम शब्द पढ़ाए हैं जो आपको कहीं से नहीं लगते कि इसका विलोम ये होगा। आपको तो वो विलोम आते हैं कि राजा का रानी हो गया, बोले सर, है ना, ऐसे विलोम आ जाते हैं कभी कभी। तो यहां पर याद रखते ना, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, बताएं शब्दानुशासन के लेखक कौन माने जाते हैं? और रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, या फिर स्वयंभू, या फिर सरहबाद। तो शब्दानुशासन इसके रचनाकार माने जाते हैं हेमचंद्र, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक आपको बताना है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बताइए सृष्टि ठाकुर जी, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन माने जाते हैं? 82 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, या फिर गणपति चंद्र गुप्त। 82 का क्वेश्चन है और 82 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर गोरखबानी यानी पीताम्बर दत्त बड़थवाल, गोरखबानी, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया है? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बताना है आपको, चयन करिए सभी लोग। सही आंसर यहां पर क्या हो जा रहा है दोस्तों? सभी लोग बताएं पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो लाइक करके जल्दी से एक बार शेयर कर दो साथियों, मजा आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है, ट्रिक से पढ़ना है दोस्तों, और विस्तृत पढ़ना है, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप आज ही डाउनलोड कर लो और दोस्तों एडमिशन उसमें आप ले सकते हो। ठीक है, एडमिशन लेकर के अध्ययन करो। बोले सर पुष्टि अगर नहीं होती आपकी बात की तो आपको बल से पुष्टि करवानी है, बल से करवानी है। तो वल्लभाचार्य याद रख लेना, इनका जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। बताइए इनका जन्म वल्लभाचार्य का कब हुआ था, जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, ये नंबर क्वेश्चन आपका एक बिल्कुल सही हो। व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार कौन है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। बताओ व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार कौन है? 84 नंबर का क्वेश्चन बताना है। सोनू जी, अनीता जी, सभी लोग बताएंगे। तनु जी, वीरेंद्र जी, कमलाकांत, बाल गोविंद जी। व्यक्ति को केंद्र मानकर 84 नंबर का क्वेश्चन है। इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आप कभी गलत नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं कौन कौन गलत कर रहा है। कमला ठाकुर जी गलत, और बताइए, देखो यही तो गड़बड़ हो रहा है। नीतू जी हाँ सही है, सही है। कमला जी आपका भी सही है, वेरी गुड, सही है ना। यहां पर देखो 84 नंबर में आगे कौन बता रहा है? जिन्होंने सी नंबर बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि जैनेन्द्र कुमार आपका राइट है। व्यक्ति को केंद्र में मानकर कहानी लिखने वाले जो कथाकार हैं वो जैनेन्द्र कुमार हैं। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर, सी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो यहां पर आते हैं दोस्तों, सभी लोग आते हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, लेकिन आपको बताना है कि डिक्टेटर कहा किसने है। सभी लोग बताएंगे जल्दी से, और जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग लाइक जरूर किया करो, लाइक तो किया करो सब साहब, है ना। वीरेंद्र जी बताओ कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको पता ही है कि सर कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, हैं, रहेंगे, ये हम हजारों बार कहेंगे। कितनी बार कहेंगे? हजारों बार, कि कबीर तो वाणी के डिक्टेटर थे, तो हजारों बार कहिए भैया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक बूंद सहसा उछली, ये किस विधा की रचना है दोस्तों? सभी लोग बताइए। एक बूंद सहसा उछली, रॉबिन जी बताएं, आशा जोशी जी, बीके सिंह जी, रिंकू जी, सीताराम जी, वीरेंद्र जी। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? 86 नंबर का क्वेश्चन है। 86 नंबर में आपको बताना है उत्तर आपका सही क्या हो जाएगा, बताओ। एक बूंद सहसा उछली, और इसके रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है। बताइए लखविंदर जी,
सोनिया जी। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना सभी साथी। जिनको भी ट्रिकी नोट्स मंगवाना है वो ट्रिकी नोट्स मंगवा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर एक बूंद सहसा उछली यात्रा साहित्य है, लेकिन यात्रा साहित्य है किसका? देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। यात्रा साहित्य किसका है? कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना है दोस्तों? कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना है? बहुत बढ़िया रीता जी। किसका यात्रा साहित्य है? अज्ञे जी का, है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये अज्ञे जी का यात्रा साहित्य दोस्तों। एक बूंद सहसा उछली कई बार पूछा गया। कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना है? कस्तूरी कुंडल बसे कहानी है, आत्मकथा है, कविता है या फिर निबंध है? मैत्रेयी पुष्पा की रचना है कस्तूरी कुंडल बसे। अब आपको बताना है कि ये है क्या, इसकी विधा क्या है। 87 नंबर के क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है। कस्तूरी कुंडल बसे, ये दीपिका जी ने बता दिया कि सर ये लालदास जी ने, बिल्कुल सही है रीता जी कि सर ये आत्मकथा है। और ये आत्मकथा किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की है। ठीक है, मैत्रेयी बोले कस्तूरी से मैत्रेयी करता है। एक कस्तूरी मृग आपने देखा होगा हिमालय के तराई क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है, कस्तूरी से मित्रता, कस्तूरी से मित्रता, तो कस्तूरी कुंडल बसे, मित्रता से मैत्रेयी पुष्पा, और ये क्या है? आत्मकथा है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, 88 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल बताइए। लाइक करना है। बंगाल गजट है, समाचार सुधा वर्षण है, उदंत मार्तंड या फिर बंगदूत माना जाता है? बताएं सृष्टि जी, आशा जी, मधु जी, दीपा जी, बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र। देखते हैं अभी भी कौन गलत बताता है। मैं तो गलत को देख रहा हूं यहां पर 88 नंबर के क्वेश्चन में। देखो अभी भी गलत बता दिया। किसने बता दिया बताओ जल्दी से। 88 नंबर में बी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। 88 में सी कौन बता रहा है? मंजू यादव जी गलत, रेखा त्रिपाठी जी सी बता रही। और बता दो, यहां पर देखो रेखा त्रिपाठी जी उदंत मार्तंड बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। संगीता सिंह जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिन्होंने बी नंबर बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और यहां पर देखो वंदना मौर्य जी अभी भी सी बता रही हैं। ये सी नहीं है, ये समाचार सुधा वर्षण है, समाचार सुधा वर्षण। प्रथम दैनिक समाचार, दैनिक पूछा है, दैनिक, तो दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण है। यही तो पूछा जाता है कि आप ज्ञान कितना रखते हो, कंफ्यूजन कहां होते हो, यहीं पर आप गड़बड़ हो जाते हो। हिंदी का अगर प्रथम पूछा जाता, दैनिक काट दिया जाता, तो प्रथम में आप उदंत मार्तंड लगाते, है ना। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पूछा जाता तो साप्ताहिक में आप उदंत, साप्ताहिक था उदंत मार्तंड, और दैनिक ये था समाचार सुधा वर्षण। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते? नाथ संप्रदाय 89 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग जल्दी से लाइक कर दो, फटाफट से शेयर कर दो, और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों तक। ये रोज क्लास रात्रि 9 बजे होती है। कितने अच्छे से बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है, और बढ़िया तरीके से दोस्तों आप प्रैक्टिस करते हैं, बढ़िया, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ पर 89 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे तब आपका यहाँ पर नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। उत्तर चला जाएगा गोरखनाथ, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर राइट आंसर है। सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते? सनक संप्रदाय के रामानुज, निम्बार्क, मध्वाचार्य या फिर रामानंद। तो आपको पता है कि निम्बू ना दो पड़ोसी को तो क्या हो जाता है? सनक जाता, सनक। तो सनक संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बार्क है, यानी कि बी नंबर आपका ये सनक संप्रदाय पूछा जाता है कई बार। हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? 91 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हरिदास संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग बताएंगे 91 नंबर में, और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, यानी आपका जो बी नंबर है सखी संप्रदाय, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसे टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है दोस्तों, किसको? इसी को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्राणचंद्र चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है? अच्छा क्वेश्चन है।
प्राणचंद्र चौहान जिन्होंने रामायण महानाटक करके दोस्तों एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, यहां पर प्राणचंद्र चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। और आपको पता है कि सर रामायण महानाटक लिखा था और रामायण तो हमारी प्राण है, तो प्राणचंद्र चौहान और ये राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं, यानी कि आपका उत्तर ये बताया है। रेखा जी बताइए, सरोज जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गोरख जगायो जोग और भगति भगायो लोग, पंक्ति बताइए किस कवि द्वारा दोस्तों लिखित है। 93 नंबर का क्वेश्चन जसमेल जी बताइए, विकास जी, अशोक जी। सही आंसर यहां पर क्या होगा, छोटे लाल जी। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो सभी साथी। जो गोरख जगायो जोग और भगति भगायो लोग, ये पंक्ति बताइए किस कवि की मानी जाती है। 93 नंबर में आपको चयन करना है, 93 नंबर का उत्तर आपको बताना है। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और आपका उत्तर है कि सर तुलसीदास लगा दो। ये पंक्ति इनकी मानी जाती है तुलसीदास की। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी। भूषण आपको पता है दोस्तों रीति काल में राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर बताना है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी, ये क्वेश्चन है। सभी लोग बताएं और लाइक कर देना है आपको, सभी साथियों को लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है। शिवाजी ने, छत्रसाल ने, सोलंकी राजा रुद्रसाय ने या फिर हरि औध ने 94 नंबर के क्वेश्चन में। और उत्तर जा रहा है कि सर भूषण को भूषण की उपाधि दी थी सोलंकी राजा रुद्रसाय ने। इनका वास्तविक नाम था घनश्याम। इनका वास्तविक नाम क्या था, भूषण का घनश्याम नाम था। ठीक है, तो आपका ये सोलंकी राजा रुद्र घनश्याम याद रख लेना। नेक्स्ट आते हैं, द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं। द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं। रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है, रीति सिद्ध है, रीति या फिर भक्ति परंपरा। द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं। 95 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, उत्तर बताइए। लाइक करना है रश्मि पाठक जी, विकास जी, सभी लोग बताओ द्विजदेव किस परंपरा के कवि माने जाते हैं, बताओ। और ये क्वेश्चन आता ही है, कई बार आ चुका द्विजदेव का। तो द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं, तब आपका 95 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो चला जाता है कहां पर, कि सर ये रीति मुक्त कवि हैं। यानी कि आपका जो बी नंबर है रीति मुक्त, बिल्कुल सही है। द्विजदेव रीति मुक्त कवि माने जाते हैं दोस्तों। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी, बताओ। 96 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। राधिका जी बताइए, नवेर जी, जसमेल जी। 1200 में 12 महीने किसको पढ़ना है हिंदी साहित्य में एडमिशन लेकर के। जिसको भी पढ़ना है नीचे नंबर चल रहा है, संपर्क कर सकते हो। और जिसको भी हिंदी साहित्य के टिर्की नोट्स मंगवाना है अपने घर पर, तो आप टिर्की नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों। ये टिर्की नोट्स है आप लोगों के लिए, 2 पार्ट में ये नोट्स बनाए गए हैं। जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो हमारे सभी साथी नोट्स मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। नीचे नंबर चल रहा है, ये नोट्स हैं। ये नोट्स आपके घर जाएंगे, आपको टिर्की नोट्स जिनको भी मंगवाना है, 2 पार्ट में, एक में गद्य साहित्य और एक में पद्य साहित्य। ठीक है, ये आप घर मंगवा सकते हो आपके। ठीक है, और आपको यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भारतेंदु लगा दो, बी नंबर लगा दो। ठीक है, इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, इतिवृत्तात्मकता बताना है। राधिका जी बताइए, अनीता जी, सही आंसर आपको चयन करना। इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है, भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की या फिर शुक्ल युग की मानी जाती है। 97 नंबर में तो आपका उत्तर चला जाता है कि सर ये द्विवेदी युग की है, बी नंबर आपका सही है। ठीक है, बिल्कुल है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। बी नंबर। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भावना पाई जाती है, बताओ। किस काव्यधारा में या किस युग में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है दोस्तों। द्विवेदी युग में, छायावाद में, प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद में रहस्यवाद की भावना किस युग में पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। और मैंने कई बार आपको बताया कि सर छायावाद में सबसे ज्यादा प्रभावित है रहस्यवाद, और छायावाद में भी रहस्यवाद से प्रभावित कौन है, महादेवी वर्मा, जिनका जन्म हुआ था 1907 में। जब महादेवी साथ में है तो चिंता काय की। ठीक है, बहुत बढ़िया। विलोम किस नाटक का पात्र है, 99 का क्वेश्चन है। विलोम किस नाटक का पात्र है, और मैंने आपको कई बार बताया है विलोम। बताइए, हिंदी विथ जी, नीरज जी बताएं, विलोम किस नाटक का पात्र है। सभी लोगों को चयन करना है, शेयर भी कर देना है। रीना जी, नीतू सोलंकी जी,
आलोक जी, तो आपको पता है कि सर विलोम जो है ये आषाढ़ का एक दिन का पात्र है और इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश। और आषाढ़ का एक दिन का विलोम क्या हो जाएगा? और सर आषाढ़ का एक दिन का हो जाएगा गर्मी का एक दिन, ठंड का एक दिन, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो आषाढ़ का एक दिन का विलोम इसका पात्र है। ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि मिली तो किसको मिली? बताओ। 100 नंबर का क्वेश्चन है, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों अपना। तो सभी साथी हैं, जितने भी साथी हैं लाइक जरूर करें, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक। ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि किसी मिली? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। शोभा पांडे जी, पुष्पा जी, विकास जी। और सेल्फ स्टडी क्लासेस से आप सभी जुड़ जाएं, ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार से जुड़ जाएं और ऐप डाउनलोड कर लें सेल्फ स्टडी क्लासेस का। और दोस्तों जिनको भी ट्रिकी नोट्स अपने घर पर मंगवाना है वो मंगवा सकते, नीचे नंबर चल रहा है, संपर्क कर सकते। ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि किसे मिली? 100 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपका उत्तर है कि सर विद्यानिवास मिश्र को मिली, यानी कि सी नंबर। ये ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। बहुत ही बढ़िया आपने उत्तर बताए यहाँ पर और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सेशन में आप लास्ट तक बने रहे। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप, ये वाला ऐप आप डाउनलोड करिए। ये वाला ऐप आप दोस्तों ये डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये आपके लिए ऑफर है, 15 अप्रैल से नया बैच हिंदी भाषा से आपको शुरुआत से पढ़ाया जाएगा। 1200 में 12 महीने तक आप पढ़ सकते हो। दूसरा दोस्तों आपको आप हिंदी साहित्य ट्रिकी नोट्स आपके घर मंगवा सकते हो, ठीक है। ये नोट्स दोस्तों बहुत सारे साथी मंगवा चुके हैं, चाहे पंजाब मास्टर कैडर वाले हों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड वाले हों, टीजीटी पीजीटी वाले साथी हों, ठीक है, आरपीएससी एच टेट या फिर एचपी टेट उत्तराखंड वाले साथी हो, हरियाणा टेट वाले साथी हो, जिनका भी सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, ऐसे नोट्स बनाए गए हैं दोस्तों बढ़िया तरीके से सरल भाषा में ट्रिक के द्वारा। बहुत ही बढ़िया ट्रिकें भी यहाँ पे इसमें समाहित की गई हैं, ठीक है। तो पायल रानी जी, नीतू गुप्ता जी, नवर जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी साथियों को जिनको भी मंगवाना है वो मंगवाएं नोट्स को और दोस्तों अपने साथियों तक शेयर करते रहें और दोस्तों आगे बढ़ते रहें, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद हमारे सभी साथियों को जिन्होंने इस क्लास में भाग लिया और सेल्फ स्टडी क्लासेस के कहीं ना कहीं सभी लोग हिस्सा हैं, ठीक है। उन सभी साथियों को, चाहे संजय पाठक हो, बिंदु लता जी हो, वीरेंद्र जी हो, है ना, राजीव जी हो, बाल गोविंद हरिओम, अनुराग जी हो, राजीव अर्पिता, हेना जी, अर्चना जी हो, छोटे लाल बिमलेश जी हो, पूनम जी, ठीक है, विकास जी, सीताराम, दीपिका शुक्ला जी, सभी